बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसे बाप की कहानी, आप यकीन मानिए मैंने जब ये कहानी सुनी है ना, मैं हैरान भी हुई हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि जब बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है ना, तो फिर ऐसी ऐसी मिसालें सामने आती हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। जैसे एक बाप एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाता है अपनी औलाद के सामने। वाक़तन ऐसे बाप जो हैं वो काबिल सताइश हैं, उनका एहतराम लाजिम है। एक ऐसा ही बाप जिसने अपनी बेटी के कातिल को कई सालों बाद आप सोच सकते हैं 26 साल के बाद ढूंढ निकाला। मैं सोच रही थी, मैं अंदाज़ा लगाई थी, मैं काउंटिंग कर रही थी। उस वक्त अगर लड़की की उम्र 18 साल थी, आज अगर वो ज़िंदा होती तो उसकी उम्र 48 ईयर्स होती। तो उसका बाप जो है आज अगर उससे 20 साल भी बड़ा है तो वो कम अज़ कम 68 का तो होगा ना, या 70 का तो होगा। लेकिन 70 साल की उम्र तक उस बाप ने उस आदमी को ढूंढना नहीं छोड़ा। उसके लिए वो बेटी आज भी वो कहता है कि मेरे नज़रों के सामने उसका चेहरा वैसा ही है, 18 साल का। मैं उसको बूढ़ा होता नहीं समझता, मैंने उसको मज़ीद बड़ा होता नहीं देखा। उसकी उम्र वहीं रुक गई है जहाँ मैंने उसको आखिरी बार देखा था। ये बाप जो है इसने ढूंढा किस तरह से, इसकी बेटी के साथ हुआ क्या। बड़ी खूबसूरत लड़की, मैंने इसकी तस्वीर देखी, नैन्सी इसका नाम है। बड़ी खूबसूरत लड़की जो सफारतकार बनना चाहती थी और आला तालीम हासिल करने के लिए वो अमेरिका जाना चाहती थी। ये उसकी एक ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश के साथ वो बड़ी हो रही थी, अपने बाप को बताती थी। इसका बाप कहता है अपनी बेटी को, वो कहता है कि मैं मजाक में कहा करता था कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं जानता था हकीकत में मेरी बेटी बड़ी काबिल है और वो जाएगी और वो तालीम मुकम्मल करेगी और अपने ख्वाब पूरे करेगी। अच्छा, वो कहता है कि वो एक बड़ी खुश मिजाज लड़की थी। इस बच्ची के कत्ल का वाक़या आप सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। एक मिस्ट्री थी जो बड़ी देर बाद सॉल्व हुई। जब वो सॉल्व हुई तो कातिल जो है वो फ़रार हो गया। फिर उसको पहुंचा कैसे, ये बाप उसके पास पहुंचा कैसे, उसको ढूंढा कैसे और उसको कटहरे में लाके खड़ा कैसे किया, उसको सज़ा कैसे दिलवाई। सुनिएगा, ये कहता है कि मेरी बेटी जो है वो बड़ी खुशमिजाज थी और बहुत पढ़ती थी और बैनुल-अक़वामी कानून सफारतकारी के बारे में पढ़ना चाहती थी। लेकिन 1 जनवरी 1994 की सुबह जो है वो एक बड़ी ऐसी सुबह थी कि जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकता। मेरी बेटी के तमाम ख्वाब जो है सुबह अधूरे रह गए थे। नैन्सी, उसके वालिद, वालदा और भाई जो है उन्होंने घर पर नए साल का जश्न मनाया। वो कहते हैं कि हम आधी रात तक आपस में घर में रहे, हमने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मार्टिन जो है वो, जो कि उसकी बेटी का दोस्त था, मार्टिन आता है, सॉरी मेस्त्रे इसकी बेटी का दोस्त था। और ये कहता है कि मेरी बेटी जो है जेमी मेस्त्रे, हाँ जी, वो कहता है कि मेरी बेटी जो है उसको रात को उसका फ्रेंड लेने के लिए आया। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे कल्चर होता है। और ये बात है कोलंबिया की। कोलंबिया में इसका जब बॉयफ्रेंड जो है इसको लेने के लिए रात को आता है, इसका बाप कहता है अपनी बेटी को कि मैंने उसे कहा कि तुमने 3 बजे तक घर वापस आ जाना है, 3 से ज़्यादा देर नहीं करनी है। तो वो फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जेमी के साथ चली गई। उसके बाद वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी को कहा था कि सुबह 3 से पहले घर आना, और मैंने जेमी को कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। सुबह 6 बजे वो कहते हैं कि मेरी आंख खुलती है तो मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा होता हूँ। वो कहता है कि मैं घर के आसपास मैंने नैन्सी को देखा, मुझे नहीं मिली, उसका कमरा खाली था। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को नाइट क्लब्स में भी ढूंढा लेकिन वो ना मिले। आखिरकार वो कहते हैं कि मैंने जेमी के वालिदैन के घर जाने का फ़ैसला किया और जब वो उनके घर पहुँचा तो क्या खौफनाक मंजर उसने देखा। वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने जेमी की माँ को फ़र्श साफ़ करते हुए देखा। वो कहते हैं कि अंधेरा था और मुझे उसका एहसास नहीं था कि मैं अपनी ही बेटी के खून में रंग रहा हूँ, मैं अपनी ही बेटी के खून में रंग रहा हूँ। जिस फ़र्श पे मैंने पाँव रखा है और वो जो खून इस फ़र्श पे लगा है वो मेरी बेटी का था। अच्छा, जेमी के वालदा जो है उसने बताया उसके वालिद को कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। वो कहते हैं कि मैं दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ मेरी मुलाकात जेमी के वालिद से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी करने की कोशिश की और वो ऑपरेशन रूम में है। 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं नैन्सी को जेमी के वालिद जो है वो अस्पताल लेकर गए थे। जेमी जो है वो बरहना हालत में थी, चादर में उसे लपेट कर पिकअप ट्रक में डाल दिया गया था। अब वो कहते हैं कि जब मैंने सोचना शुरू किया, गौर करना शुरू किया तो मेरे जहन में ये ख्यालात आए और मैंने इसे जो जज किया वो ये था कि मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसको ट्रक के पीछे फेंक दिया गया। वो कहते हैं कि ये सोच कर कि मेरी बेटी के आखिरी लम्हात कितने तकलीफ़ दे होंगे, मैं इस कदर अजियत में रहा कि वो अजियत में आज तक नहीं भुला पाया। वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान था उस वक्त और कोई सोच नहीं थी, सिर्फ यही सोच थी कि मेरी बेटी किसी तरह होश में आ जाए। वो हॉस्पिटल में 8 दिन तक रही, कोमे में रही और उसके बाद वो कभी होश में नहीं आई। उसके बाद नैन्सी के वालिदैन हॉस्पिटल में अपनी बेटी की सेहतियाबी के लिए परेशान थे और पुलिस जो है उसने
1 जनवरी को नैन्सी के साथ क्या हुआ उसकी तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त तक जेमी को मौका मिला और जो इसका बॉयफ्रेंड है वो कोलंबिया से फ़रार हो गया। अब क्या होता है कि पुलिस ने खुदकुशी के इम्कान को मुस्तरद किया, जो कि उसके वालिद कहते थे, जेमी के वालिद कहते थे उसने खुदकुशी की, माँ कहती थी कि एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने इस इम्कान को इसलिए मुस्तरद किया क्योंकि नैन्सी की मौत सर पर गोली लगने से हुई थी। उसके बाएं हाथ से गन पाउडर के ज़र्रे भी मिले थे और जिस अंदाज में उसके सर पर गोली लगी थी उससे अंदाज़ा होता था कि गोली दूर से लगी है, गोली अपने हाथ से नहीं मारी गई है। उसके बाद कोलंबिया के हुक्काम के मुताबिक इस बात का इशारा था कि नैन्सी ने अपना दिफा करने की कोशिश की है। ये मुकदमा जब कोलंबिया में चल रहा था, तहकीकात से ये नतीजा भी अखज़ किया गया कि नैन्सी का रेप किया गया। उसके पूरे जिस्म पर ज़ख्म थे, उसके टूटे हुए नाखून पर जल्द के टुकड़े थे। ये एक और निशानी थी कि नैन्सी ने अपने दिफा करने की भरपूर कोशिश की। अब 1996 में मौत के 2 साल बाद कोलंबिया की अदालत ने जेमी को उसके अदम मौजूदगी में कत्ल और रेप के इल्ज़ाम में 27 साल कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन वो शख्स तो उधर था ही नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में ये सज़ा सुनाई दी। अब फैसले के मुताबिक नैन्सी का रेप हुआ। उसे सर में गोली मारने के बाद जेमी ने मायूस होकर अपने वालिद से मदद मांगी होगी। वो नैन्सी की बरहना लाश को चादर में लपेट कर अस्पताल ले गए। जेमी के वालिद क्लिनिक में रहे जबकि उनका बेटा जो है वो रूपोश हो गया। उसके बाद नैन्सी के वालिद जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही जेमी को तलाश करना बना लिया और 26 बरस तक ये तलाश जो है जारी रही। जेमी के वालिद कहते हैं कि मैं जानता था कि इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि मैं अपनी बेटी के कातिल को तलाश कर लूँगा। अब जेमी जो है उसकी सज़ा के बाद से मार्टिन ने हुक्काम से तहकीकात के हवाले से जवाब तलब किया, इंटरपोल से रब्ता किया। अब बेसिकली ये शख्स जो है ये मुल्क छोड़ के भाग गया था और ये दूसरे मुल्क में जाकर छुप गया था। आप नैन्सी के वालिद की अब एफ़र्ट आगे सुनिएगा कि किस तरह से चालाकी और होशियारी के साथ इन्होंने इस शख्स को ढूंढा, तो आप हैरान रह जाएंगे। अब ज़रा सुनिए। बेसिकली ये एक्स नेवल ऑफिसर थे और अपनी बेटी की इस खुद मौत के बाद ये बहुत परेशान रहते थे। अपनी बीवी से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए, बीवी से अलहदगी हो गई, बेटा जो है मुल्क छोड़ के चला गया। ये शख्स जो है ये भाग कर ब्राज़ील पहुंच गया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने क्या किया कि एक बार फिर से कमर बांध ली और इन्होंने इंटेलिजेंस सर्विस कोर्सेज़ में दाखिला लिया और उस इल्म को दोबारा हासिल किया जो उन्होंने बहरिया के अफसर के तौर पर अपनी तहकीकात में इस्तेमाल किया था। अब वो कहते हैं कि मैंने 4 फर्जी किरदार बनाए, 2 मर्द 2 ख़वातीन। फिर मैंने सोशल नेटवर्क्स पर जेमी के रिश्तेदारों से रब्ता कायम करना शुरू किया ताकि उनका मैं एतमाद हासिल कर सकूं। फिर उनसे मैंने मालूमात हासिल की जो मुझे उस तक ले जा सकें और इसमें इतना लंबा टाइम लगा। वो कहते हैं कि तमाम तफसीलात मैंने कोलंबिया की पुलिस और इंटरपोल को दी। 26 साल की तलाश के दौरान मुख्तलिफ हुक्काम ने इस केस पर काम किया। मार्टिन बताते हैं, यानी कि नैन्सी के वालिद, कि जब भी इस केस का इंचार्ज तब्दील होता मैं तमाम दस्तावेज़ात के साथ वहाँ जाता ताकि इस शख्स को हर चीज़ पर अपडेट कर सकूँ। अपनी तहकीकात से मार्टिन आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि जेमी ब्राज़ील के शहर में मौजूद हो सकता है। इन मालूमात की बदौलत ब्राज़ील की पुलिस और इंटरपोल ने एक ऐसे शख्स का पता लगाया जिसका प्रोफाइल जेमी से मिलता जुलता था। अब क्या होता है जनाब, अफसरान ने इस मुश्तबा शख्स का एक कॉफ़ी शॉप तक ताक़ुब किया और इस कप को उठा लिया जिसमें उसने कॉफ़ी पी थी ताकि फिंगरप्रिंट से नैन्सी के कातिल को पकड़ा जा सके। उसके बाद पुलिस ने जेमी से राबिता किया तो उन्होंने झूठी दस्तावेज़ात पेश किए और कहा कि उसका नाम जो है कुछ और है। अब उसके बाद पुलिस ने जेमी को गिरफ्तार कर लिया। ब्राज़ील में जाली शनाख्त के जुर्म में भी उसकी तफ्तीश शुरू की गई। इसके फ़ौरन ही बाद कोलंबिया की हुकूमत ने हवालगी की दरख्वास्त जमा कराई ताकि जेमी को कोलंबिया में अपनी 27 साल की सज़ा को काटने की एक प्रोसीजर शुरू किया जा सके। अब नैन्सी के वालिद कहते हैं कि जब इंटरपोल के डायरेक्टर ने मुझे गिरफ्तारी की इतला देने के लिए फ़ोन किया तो मैं ज़मीन पर घुटने टेक कर खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मेरे खुदा, तकरीबन 27 साल के बाद आखिर इंसाफ मिल ही गया। कहते हैं कि मैंने अमेरिका से अपने बेटे और नैन्सी की माँ जो अब स्पेन में रहती है उन्हें बुलाया और हम सब रोने लगे। मार्टिन का ख्याल था कि अब कुछ ही महीनों में जेमी को कोलंबिया आकर अपनी 27 बरस कैद की सज़ा काटनी होगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें तवक्को ना थी। फिर क्या होता है कि जनाब 28 सितंबर 2020 को मार्टिन को एक वकील का फ़ोन आता है। ब्राज़ील की सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने जेमी को कोलंबिया के ना हवाले करने का फैसला किया क्योंकि वो वहाँ पे एक ब्राज़ीलियन औरत से शादी कर चुका था और उसके वहाँ पे 2 बच्चे भी थे। वहाँ का वो इस वक्त नेशनल हो चुका था। ब्राज़ील की सुप्रीम फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोलंबिया की हुकूमत ने अपील नहीं की, लेकिन मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और एक बैनुल-अक़वामी तंजीम के ज़रिए एक और कोशिश की। मार्टिन ने ब्राज़ील की अदालत में फ़ैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्त दायर कर दी और अब 29 मार्च को अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी, जिसके बाद नैन्सी के कातिल को कोलंबिया की हवालगी की मंजूरी दी जा सकेगी। तो जनाब ये देखिए, ये होती है एक बाप की ताकत। कैसे उसने अपनी ज़िंदगी जो है इस काम के लिए त्याग दी और उसके बाद आखिरकार वो उस कातिल तक किस तरह से पहुंचा, किस अंदाज में उस तक पहुंचा और अभी भी हिम्मत नहीं हारी।
میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو والد ہیں وہ کامیاب ہوں اور انصاف ملے انہیں، اور ایسے ہی اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ کرنے چاہیے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.